दे तो दे, अभी अभी जब मैंने पढ़ पाएंगे तो फिर हम जवाब भी दे हाँ, पाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही है। जब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या जवाब दे सही पाएंगे। है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये अच्छी बात है, थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो अपने दोनों एंड पर क्लियर होंगी। तो मेजरमेंट, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या चीज़ है, उसका यहाँ पर आंसर है मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, कंपेयर का मतलब तुलना करना, ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊँ। आगे बढ़े तो हाँ, अब अगला टर्म है कि यूनिट क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म यूनिट। यूनिट क्या चीज़ होती है? तो यूनिट होती है, यूनिट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे हमने 1 किलोग्राम एक क्वांटिटी को फिक्स कर दिया, भाई ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रहेगा, इसकी मात्रा जो है वो कांस्टेंट रहेगी, विच इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम मैनर। मान लो आपके पास 1 किलोग्राम है और 10 किलोग्राम शुगर वे करके तोल के देना है, तो 10 बार आपको 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलो 10 बार आप तोल सकते हो। तो वो जो 1 किलोग्राम है वो आपकी यूनिट हो गई, बराबर, जिससे आपने कंपेयर करके और 10 किलोग्राम दे दिया किसी को। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर सेलेक्टिंग यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या तरीके हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं कि हम चुन पाएँ यूनिट को, कि भाई यूनिट इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो उसका आंसर है द 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर सेलेक्टिंग अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर। पहला है, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं इंडिया में हूँ, कोई फ्रांस में होगा, कोई जर्मनी में होगा, तो ऐसा एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी मात्रा आपको लेनी है जो सर्वमान्य हो, सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएँ, किसी को कोई परेशानी ना हो। दूसरा है, यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, मतलब आप उसको हर जगह रिप्रोड्यूस कर पाएँ। ऐसा ना हो कि जब बात आए कि यूनिट लेके आओ, तो अब बार बार आप एक एक मीट्रिक टन का यूनिट आप कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन 1 किलोग्राम की यूनिट को आप कहीं भी आप शो कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, बता सकते हो भाई इतना जो है इतनी मात्रा होगी तो 1 किलोग्राम जैसा हो जाएगा, तो उसको आप बार बार रिप्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है। जो तीसरी चीज़ है, वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। समय के साथ और जगह के साथ यूनिट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी यूनिट से रिलेटेड होगी, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो है कि कुछ एसआई सिस्टम के बारे में है। इसमें हमने एसआई सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। बाकी ऐसा नहीं है, आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन एसआई ने मीटर को ही चूज़ किया है। ठीक है। अगला जो इसमें है, मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, बराबर। ठीक है, इसको भी एसआई ने स्टैंडर्ड माना है। और टाइम, टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे। दो हमारे पास मिनट भी होता है और घंटे भी होते हैं, साल भी होते हैं, दिन भी होते हैं, लेकिन एसआई ने सेकेंड को अपना एक यूनिट चुना है, बराबर। उसकी डेफिनेशंस हैं, उसकी डेफिनेशन के डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये आएगा भी नहीं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप लोगों को कन्वर्जन आना चाहिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इन सब में कन्वर्जन आना चाहिए। तो कन्वर्जन के लिए कुछ सम्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, उनको भी हम देख लेंगे, और आप उसके लिए थोड़ा अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब तक चीज़ें समझ में आई कि भाई हमने अभी तक, जल्दी से मैं रिकैप कर दूं, फंडम आपको क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होता है, और एसआई सिस्टम जो है उसने कुछ चीज़ों को
कुछ क्वांटिटीज़ के अगेंस्ट यूनिट को फिक्स कर दिया है। लेंथ के लिए उसने मीटर को चुना है, मास के लिए उसने किलोग्राम को चुना है, और समय के लिए उसने सेकंड को चुना है। बराबर। SI है वो सबसे लेटेस्ट चीज़ है। उसके अलावा पहले बहुत सारे सिस्टम मतलब चालू थे, जैसे CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में हम लोग, ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने हाईलाइट किया है। CGS सिस्टम लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और यूनिट और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते थे। लेकिन आज हमें CGS वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दूसरा सिस्टम है FPS, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम केवल मीट्रिक सिस्टम MKS सिस्टम फॉलो करेंगे। बराबर, ठीक है। और MKS को ही अडॉप्ट कर लिया है किसने? SI ने। ठीक है, SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाओ, 7 नंबर का पॉइंट है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। उसमें कुछ क्वांटिटीज़ को चूज़ किया गया है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने हाईलाइट किया है, आप शायद देख पाएंगे इसमें। जैसे लेंथ है, मास, क्वांटिटी वाइज चल रहा हूँ मैं। लेंथ एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये 7 फंडामेंटल, इनका नाम दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनकी जो यूनिट डिसाइड हुई है, SI ने डिसाइड किया है, वो आप यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ठीक है, आपने कभी अगर यूज़ किया हो, लक्स मीटर वगैरह आता है। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। केमिस्ट्री में ज़्यादातर मोल पर सब कुछ चलता है। और इनके सिंबल्स क्या होंगे वो यहाँ पर दे रखा है लास्ट में, M, Kg, S, कैपिटल K, CD, C स्मॉल, D स्मॉल, कैपिटल A और आगे बढ़े। बराबर। इसके अलावा 2 क्वांटिटीज़ और भी हैं जिनको कई बार सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं। उसमें है एंगल, जिसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। ध्यान रहे, SI आपको रिकमेंड करता है रेडियन में मेजर करने के लिए, डिग्री में नहीं। जबकि हमें सबको पता है डिग्री इज़ मोर प्रोमिनेंट। डिग्री हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 90 डिग्री। लेकिन हमें डिग्री में अपनी वैल्यूज़ नहीं रखनी है जब हम SI सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हम रेडियन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और इसका भी कन्वर्जन आपको नॉर्मली पता ही होता है कि अगर हम कहीं लिखते हैं पाई रेडियन, तो पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। ठीक है, तो ये कहीं आप नोट कर लेना। अरे सर वही सर अच्छे से नहीं आ रहा सर, पीछे से साउंड आ रहा है। अच्छा, क्रॉस टॉक है ना, क्रॉस टॉक के लिए हाँ, बहुत आ रहा है। क्रॉस टॉक के लिए मैं सर को बोलूँगा। सर शर्मा सर, अगर सुन पा रहे हो तो क्रॉस टॉक थोड़ा ज़्यादा है तो प्लीज़। हाँ, अभी ठीक हो गया आई थिंक। हाँ। ओके, नाइस, वेरी नाइस। हाँ, थोड़ा फास्ट रिकैप करते चलेंगे। आप लोग ज़रूरत होगी तो शर्मा सर से रिक्वेस्ट करके ये पेज आप मंगवा सकते हो उनसे। मैं थोड़ा जल्दी इसको कवर करूँगा। हाँ, कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ेंगी सो दैट टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट है। ओके, अगला टॉपिक, अगला जो है क्वांटिटी, वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल वगैरह आपके उसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, फिर भी यूनिट के व्यू पॉइंट से आप याद रखना। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, उसका सिंबल है ST-RD। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो हम समझ गए कि भाई हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि मान लो कल को हम स्पीड पढ़ेंगे, कल को वेलोसिटी पढ़ेंगे, कल को एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, कल को फोर्स पढ़ेंगे, तो भाई ये क्या क्वांटिटीज़ नहीं है? आंसर है हैं, बिल्कुल। आपकी स्पीड भी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी क्वांटिटी है, फोर्स भी क्वांटिटी है, प्रेशर भी क्वांटिटी है, वर्क भी क्वांटिटी है, सब क्वांटिटी। लेकिन इनको हम डेराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं कि हम ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनके किसी कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम बनाते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को। ठीक है, तो स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी की सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आएगी।
अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी संख्या होगी डेराइव्ड क्वांटिटी की, तो आंसर होगा अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, समय समय पर नई नई क्वांटिटीज़ भी इंट्रोड्यूस होती जाती हैं, डेराइव्ड, वो सब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन फंडामेंटल 7 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला, इसमें 8 नंबर का पॉइंट है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ क्वांटिटीज़ अदर देन दोज मेजर्ड इन फंडामेंटल यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में। ठीक है, एंड दस द यूनिट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। ठीक है, बस इतना डेराइव्ड यूनिट का, और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलेंगे। एनीवे, जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला वाइज अगर देखने जाएँ तो इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, उसका रेशियो होता है। तो अगर हम बात करें यूनिट क्या होगी स्पीड की, तो वो होगी फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -1। ये बहुत आसानी से आप इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाके 10 मतलब -1 लिख सकते हैं। तो मीटर सेकेंड पावर -1 आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब तक कोई दिक्कत है? अब तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? यस सर। वेरी नाइस। हाँ, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बहुत अच्छा मुझे लगा अभी। अच्छा, अब लेंथ से रिलेटेड जैसे बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में कुछ बड़ी यूनिट्स के बारे में पूछते हैं। जैसे हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ का, जैसे यहाँ से हमारा सूरज, हमारे अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम एक यूनिट मान लेते हैं, उसका नाम होता है 1 AU। AU स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो जैसे हमें पता है ना कि 1000 मीटर अगर यूज़ करते हैं तो वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है, ऐसे ही 1 AU जो है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ये जो तरीका है 1.496 इंटू 10⁻11 लिखने का, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें डेसिमल से के लेफ्ट में केवल एक ही डिजिट छोड़ी जाती है। ठीक है, और बाकी 10⁻⁴ के साथ एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो 1 AU आपको याद रख लेना है। 1 AU इज़ इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे ट्रेन ऑपरेशंस में इसका कुछ बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। अगर कहीं पर है तो वो छोटी यूनिट्स का है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, और अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, नैनो टेक्नोलॉजीज़ पर हम लोग आ गए हैं, तो नैनोमीटर वगैरह ज़्यादा प्रोमिनेंट यूनिट्स होंगी। ठीक है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप इस शीट को भी फॉलो कर लेना, और अपार्ट फ्रॉम दिस वन आप कन्वर्जन से रिलेटेड थोड़ा सम्स वगैरह ट्राई कर लेना। मैं कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर आपके लिए बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ लेंथ स्मॉलर देन मीटर, एक्सप्रेस देयर रिलेशनशिप विद मीटर। क्या रिलेशन है? तो छोटी यूनिट मीटर से है, वो सेंटीमीटर एक है और दूसरा मिलीमीटर है। तो इनका क्या रिलेशन है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है? अच्छा, यहाँ पर एक और है, आप उल्टा देखोगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन्वर्स करके आप क्रॉस मल्ट करके लिख सकते हो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। ये थोड़ा आप देख लेना कैसे, आपको सब आइडिया है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। हाँ, तो इसको थोड़ा इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा अवेयर रहना। हाँ, नैनोमीटर के बारे में है, हाउ नैनोमीटर इज रिलेटेड विद एंगस्ट्रॉम। अच्छा, मैं बता दूँ, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁻
मीटर, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक बात निकल के आया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, तो होगा 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। एंगस्ट्रॉम का सिंबल है एक कैपिटल ए के ऊपर एक सर्कल छोटा सा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देख लेना। मैं 13 नंबर का सीधे आंसर आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, आपको याद रखना है। एक और बड़ी यूनिट होती, AU से भी बड़ी, AU का मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे भी बड़ी होती है, उसका नाम है लाइट ईयर। ध्यान रहे लाइट ईयर, ईयर वर्ड आया है तो कंफ्यूज मत होना। ईयर, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, ना कि समय, ठीक है। तो लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस, और बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। उसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसको आप इसकी वैल्यू थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको अब किलोग्राम से रिलेटेड है जो मास की यूनिट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर में आप बता दो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो कितना है, 9.46 इंटू 10⁻15। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, ठीक है। यहाँ उल्टा क्वेश्चन है कि अगर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, तो 1 मीटर में कितने होंगे, तो हो जाएगा 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कर पाओगे आप, ये कन्वर्जन कर पाओगे? हेलो, याद करना पड़ेगा ये तो करने याद या तो कैसे मैं बताऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब एक माइंड में रखना, ठीक है। ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा अपने को काम करना है इसमें। जैसे क्विंटल है, 17 नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होगा। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन है दे रखा है, तो इसको आप ज़रा अपने हिसाब से मैं आप पर छोड़ता हूँ, शीट यहीं रहेगी, आप सर से बोलना कि इसको आपको प्रोवाइड कर दें, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो अभी तक मैंने बताया, ये यूनिट से रिलेटेड था और मेजरमेंट से रिलेटेड था। इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारे अपने उसमें हैं। तो जैसे मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद की बात कर रहा हूँ। 25 के बाद आप देख पाओगे, 25 क्वेश्चन नंबर 25 के नीचे वाला क्वेश्चन है, कुछ ABCD कुछ दे रखा है इसमें कि 25 क्वेश्चन नंबर, हाँ, मास, डिस्टेंस है, टाइम है, लेंथ है। तो डेराइव्ड यूनिट ऑफ द फॉलोइंग लिखना है, कुछ डेराइव्ड यूनिट लिखनी है। स्पीड की क्या लिख पाओगे, मीटर पर सेकेंड। फोर्स की क्या लिख पाओगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ, ठीक है, या किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2, ओके। वर्क की क्या होगी, किलोग्राम। अच्छा, इसी चीज़ को ध्यान रखना, फोर्स की जो यूनिट होती है कि ये सब SI यूनिट है, हाँ, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। इतने बड़े को हमने एक छोटी सी बात से एक साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उनके नाम पर हमने रख दिया, क्या रख दिया, न्यूटन। सर आपकी स्क्रीन को थोड़ा बढ़ाइए सर, स्क्रीन साइज छोटी लग रही है। अभी तो 200। हाँ यस सर, थोड़ा बढ़ाइए सर। आपका ये इस तरफ एक नाम आ रहा है, वो हटा के अगर पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा थोड़ा बड़ा दिखे। अब मुझे लग रहा है स्क्रीन तो मैंने 200 पर कर दिया है अभी। ऐसे 200 नहीं सर, वहाँ शायद शेयरिंग में मैक्सिमम अच्छा, वो बता रहे शेयरिंग में हैं। मैक्सिमम, एक मिनट। हाँ भैया ये तो मुझे लगता है ये फुल है, कहीं मेरे हिसाब से तो आप अपने स्क्रीन पर एक बार देख लें, कहीं कुछ फुल कर सकते हैं तो। नहीं, और किसी को भी ऐसी समस्या है या सिर्फ हाँ, और अच्छा बाकी लोगों को एक बार ज़रा फीडबैक ले सकते हैं क्या, बाकी लोगों को स्क्रीन कैसा दिख सर रहा है? ओके है, स्क्रीन ओके सेम है। सेम दिख रही है सभी जगह, अच्छा, अब उसमें ज़्यादा जोर लगा के देखना पड़ता, पहले तो कुछ दिख ही नहीं रही थी। अरे थोड़ा आज संभालें, हाँ? ये सिस्टम है, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज़, हाँ, ओके। तो इनका नाम नीचे भी दे रखा है, न्यूटन। वाट किसकी यूनिट हो जाएगी, वाट किसकी यूनिट है, पावर की। एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल,
प्रेशर की यूनिट क्या होगी? पास्कल। ओके, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में बहुत सारा कुछ दे रखा है, मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट होगा, तो मैं ये यहीं पर छोड़ूंगा। आप सर से एक बार चाहिए होगा तो ले लेना आप, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करें नेक्स्ट टॉपिक के लिए। यस सर। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे चलता हूँ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो ये शेयर हो रहा है आपके साथ। अभी ठीक से दिखाई दे रहा है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ओके। तो अब हम पहुंच चुके हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स पर। तो जो पहला टर्म हमारे सामने है दैट इज़ स्पीड। स्पीड क्या होती है? नॉर्मली हम सब जानते हैं, ये डिस्टेंस, ये फॉर्मूले से आएगा। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई टाइम टेकन या इलैप्स टाइम। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, ये उन दोनों का रेशियो होता है, डिस्टेंस बाई टाइम का। ओके, तो यूनिट क्या बन जाएगी? एसआई में बात करें तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। दूसरी भी है, किलोमीटर पर आवर भी है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास दे रखा है किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए थोड़ा तैयारी कर लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि दो जगह का डिस्टेंस यहाँ पर 50 किलोमीटर है, इस इमेज में देख सकते हैं आप। तो इस 50 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 1 घंटा लगा, तो स्पीड क्या रही होगी उस व्हीकल की जिसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया? वो है, कैसे निकालेंगे? द डिस्टेंस विल बी 550 किलोमीटर। कितने टाइम में? 1 घंटे में। तो 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, ये किसके बराबर हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एक टर्म आता है एवरेज स्पीड। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि पूरी यात्रा के दौरान कभी हमारी स्पीड कम, कभी ज़्यादा होती है। तो अगर हम अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए बताएंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरा एवरेज कर डालते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द गिवन टाइम, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड से बहुत कम भी हो सकती है। हमारा कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी क्षण जो आपकी स्पीड होती है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। डन, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है, इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय वेरी शॉर्ट टाइम। जो बहुत छोटा सा इंटरवल आपने लिया है समय का, उसमें वो सेकेंड्स में भी हो सकता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, मिनट्स में भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आप जरा इसे फॉर्मूला वगैरह लिखते चलना, हाँ, थोड़ा बस जस्ट आपको ऐसे ही रफली लिख लेना है, उसको बहुत सुंदर तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, एक व्हीकल है, लेफ्ट हैंड साइड से आप देखोगे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ये किलोमीटर में डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो एक व्हीकल है जो ट्रैवल करती है कितने, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कितने टाइम में? 0.2 आवर में। 0.2 आवर में, 0.2 आवर का मतलब कितना हुआ? 0.2 आवर समझ गए कितना हुआ? पॉइंट 2 आवर का मतलब कोई आप बताइए कितने मिनट हुए? 0.2 आवर का मतलब कितने मिनट हुए?
किसी को तो बोलना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कि अगर 0.2 घंटे बोले जाते हैं, 0.2 आवर बोला जाता है, हाँ जी 12 मिनट। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 12 मिनट हुआ। ठीक है, हाँ, तो ये सब कन्वर्जेंस के लिए आप तैयार हैं, मतलब मुझे चलो इस बात की तसल्ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस दैट इज 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 0.2 आवर, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ठीक है, बहुत छोटा सा था बट ठीक है, अच्छा लगा कि भाई आपने रेडिनेस शो करी है। अब बहुत बड़ी जो डिस्टेंसेस हैं ये एक इसमें इस फिगर में ऐसे मान सकते हैं कि ये जो सेंटर पर है ये सन है और ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है इलिप्टिकल पाथ पर, तो ये नॉर्मली सन के अराउंड अर्थ का मोशन है, और जो अर्थ के पाथ का एवरेज रेडियस है वो 1 AU है। 1 AU वहाँ पर मैंने बताया था 1.496, तो 49 की जगह पर इन्होंने 1.5 ले लिया है, इंटू 10⁻11 मीटर ले लिया है, तो इट इज़ इस वर्क करेगा, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ की स्पीड अगर आपको जाननी है कि अर्थ अपने पाथ पर कितनी स्पीड से घूम रहा है, ये बहुत अच्छा, आपको भी मजा आ जाएगा। आप फिगर जरा देखना। अच्छा चलो आप गेस करके बताओ, अर्थ की अपने अर्थ सन के अराउंड किस स्पीड से घूम रहा होगा, उसकी क्या स्पीड होगी? गेस करना है आपको। अच्छा ध्यान रखना, जिस स्पीड से अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड, उसी स्पीड से हम भी तो घूम रहे हैं सन के अराउंड स्पेस में। तो कितनी स्पीड से घूम रहा है अर्थ हमारा? कुछ आइडिया है, जस्ट एक आइडिया, हाँ, कोई जरूरी नहीं कि परफेक्ट ही हो। बताइए। कुछ आइडिया, कुछ एक रफ आइडिया दीजिए। ठीक है, ओके, बोल सकते हैं, मतलब ऐसे। हाँ, आइडिया नहीं हो रहा ना, नहीं आइडिया है। ठीक है, ठीक है, आइडिया नहीं लगा पा रहे। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा है। जस्ट एक मिनट, एक कॉल है प्लीज। हाँ मैं आपको बताऊं। ठीक है जी, तो हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया डिस्टेंस बाई टाइम का। तो डिस्टेंस कितना होगा इस पाथ पर? अच्छा, सर्कल मान लें तो सरकमफेरेंस पूरे पाथ का की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2πr। ये तो पता है ना कि सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। ठीक है, r क्या है? रेडियस, और डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा पूरे सन को एक चक्कर लगाने में? 1 साल का समय लगता है। तो ये आप यहाँ पर देख लो, 2 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। 1 ईयर को इन्होंने घंटे में कन्वर्ट किया, तो 360 डेज इंटू 24 आवर पर डे, तो ये आपका घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो ये जब आपने कन्वर्ट किया ना, तो कितनी स्पीड आई? कितनी आई? 1,10,000 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी स्पीड आप सोच सकते हैं क्या कि अर्थ की स्पीड इतनी है अपने सन के अराउंड? 1,10,000 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस सोचने जैसा है कि 1 घंटे में अर्थ अपने पाथ पर 1,10,000 किलोमीटर चलता है, चलती है रादर। ठीक है, हेलो, यस सर। ये बड़ा बहुत मजेदार डेटा है, आप इसको ध्यान रखना। हाँ, तो सोचो आप इतनी स्पीड के बाद हम अपने माइंड को संतुलित रख पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेचर का ही एडजस्टमेंट है। हमारी भी स्पीड इतनी है, आपकी भी स्पीड इतनी है, ठीक है, क्योंकि हम सब अर्थ के साथ ही चल रहे होते हैं। एनीवे, हाँ, चलो, तो इस तरह से हम बहुत सारे डिस्टेंस और
टाइम के रेशियो से हम स्पीड पता कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक इसमें बात करते हैं वो है आप जानते हैं कि हम स्केलर और वेक्टर्स में भी डील करते हैं। तो अगर कहीं पर केवल मैग्नीट्यूड बताया जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे स्पीड अभी तक आपने सीखा वो सारी की सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। जबकि अगर हम इसी को वेलोसिटी के टर्म में बताएं कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी एक तरह से वेक्टर वर्जन है किसका, स्पीड का। तो वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं, साथ में दिशा भी बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं। जैसे किसी ने कहा कि स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी ने बोला कि उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन या इन वेस्ट डायरेक्शन या इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी नाम देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल नंबर है, स्पीड है, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। जबकि डायरेक्शन की अगर बात करें, वेलोसिटी में डायरेक्शन छुपा हुआ है, इसीलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। रिलेटिव पोजीशंस, किसी की पोजीशन, किसी की लोकेशन आप बताते हैं, तो आप कैसे बताते हैं, भाई वो अमुक पर्सन मेरे से 10 किलोमीटर दूर है ईस्ट डायरेक्शन में, तो 10 किलोमीटर भी आपने बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, वेस्ट साइड भी हो सकता है, साउथ साइड भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है। तो उनमें से आपने उसका डायरेक्शन भी अगर स्पेसिफाई कर दिया, इस पोजीशन को आप क्या बोलोगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशंस आर ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से स्पेसिफाई करते हैं, राइट। अगला जो टर्म है वो है फोर्स। फोर्स अगेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है अलग अलग दिशा से आप फोर्स लगाते हो, किसी पर फोर्स एक नॉर्थ डायरेक्शन में, किसी को अपवर्ड, किसी को डाउनवर्ड। अब जो अर्थ हम पर फोर्स लगाती है, हमको क्या करती है, पुल डाउन करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो फोर्स कैसा होता है, एक डायरेक्शनल फोर्स है, ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। तो हम ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे, भाई डायरेक्शनल क्वांटिटी हुई, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन की आगे बात करेंगे, एक्सेलरेशन आल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर मजे की बात है, दो लोकेशन अर्थ की बताई गई है, तो ये दोनों सन के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसका मतलब टाइम वाइज दोनों में डिफरेंस 6 महीने का है। 6 महीने के बाद ये अर्थ इस लोकेशन पर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचेगी, और ऐसे में आप देख पाओगे कि 6 महीने का डिफरेंस है और दिशा जो है, डायरेक्शन इस पाथ पर दोनों का ऑपोजिट है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं। तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, बट मैग्नीट्यूड तो जो है 1,10,000 वो एवरेज बना रहेगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का वही रहेगा, पाथ लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बट डायरेक्शन अगर हमने बता दिया साथ में, तो आप समझ लेना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर थोड़ा है, आप देखते होंगे बहुत हाई एक्सेलरेट आप व्हीकल जो भी यूज करते हैं उसमें जो एक्सेलरेटर होता है उसी से हम एक्सेलरेशन चेंज करते हैं। एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। आपने सुना होगा कि एक आजकल जो बाइक्स आती हैं वो 6 सेकंड में उनकी वो जीरो से उनकी वेलोसिटी चेंज होकर 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है इन मेयर 6 सेकंड। 6 सेकंड में जीरो वेलोसिटी से 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी वो अचीव कर सकती है। तो ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, 0 से 60 जाने में कितना चेंज आया, 60 किलोमीटर पर आवर का आया। कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। 6 सेकंड को आर में कन्वर्ट करेंगे
तो जो फॉर्मूला आएगा वो आपका कैसे हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि ध्यान रखना टाइम जो है यूनिट्स हम हमेशा यूनिफॉर्म रखेंगे, हाँ, तभी आपकी वैल्यू आएगी। कन्वर्ट कर करके ही रखा जाएगा। जैसे कहीं पर आया चेंज इन वेलोसिटी कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, किसी की स्पीड 0 थी, 3 सेकंड में वो 100 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच गया, तो कितना टाइम लगा 3 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा 100 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड। इसको कन्वर्ट कर करके फाइनली आएगा 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। 9.1 उसकी वैल्यू होगी और यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब तक कोई असुविधा? हेलो, नो, कोई असुविधा नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो बस बाकी तो अभी आपको स्पीड समझ में आ गया, वेलोसिटी समझ में आ गया, एक्सेलरेशन समझ में आ गया, बराबर? ये मान के चलूं? यस सर। वेरी नाइस। बाकी तो ठीक है, अपने को बहुत ज्यादा डिटेल में और नहीं देखना है इसमें। एक चीज और देख सकते हैं, फ्री फॉल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है कि हम ऊपर, जैसे एप्पल का ऊपर से ट्री से गिरना, मैंगो का ट्री से गिरना, क्या होता है फ्री फॉल। वो केवल और केवल किसके इन्फ्लुएंस में नीचे गिरती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो उसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ ने जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन को सपोर्ट किया है टू पुल द मैंगो टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ उस मैंगो या एप्पल को खींचने के लिए, वो एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो ये वैल्यू अपने को याद ही होती है मोस्टली, तो ध्यान रखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समटाइम्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू 9.8 जो है वो ज़्यादा अपीलिंग है, ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फ्री फॉल के कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना यूज़ करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, ओके। बाकी तो आप इसमें देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद अलग अलग तरह के मोशंस हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। अब कुछ चीज़ें हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका इसमें है, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में आइडिया है आपको, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, अच्छा पता है न्यूटन ने 3 नियम दिए थे मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें जो पहला लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप अगर लिखना हो तो। इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये कहते हैं अ बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी अगर रेस्ट पर है, टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, तो वो हमेशा रेस्ट पर ही बनी रहेगी। दूसरी बात, अ बॉडी इन मोशन टेंड्स टू कीप मूविंग अलोंग एट कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती रहेगी हमेशा के लिए, अनलेस इंटरफर्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, ठीक, तो 2 बातें मैं यहाँ पर कंक्लूड करूं। जल्दी से अगर बोलूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है,
दूसरी बात, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है और मोशन को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो वो हमेशा उसी सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसमें कुछ अजीब बात नहीं लगा आपको? नॉर्मल लग रहा है? हेलो, यस सर। बिल्कुल नॉर्मल। तो कि बॉडी अगर रेस्ट पर है तो हमें मालूम है कि रेस्ट पर है तो उसको मूव कराने के लिए बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, तो उसको भी रोकने के लिए या एक्सेलरेट, देखो उसकी स्थिति कैसे चेंज होगी। अगर रोकना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा। अगर उसको आगे एक्सेलरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यही कहते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वो दोनों एक ही अवस्था जैसी है। इसको अगर चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक तरह से फोर्स की डेफिनेशन आपके सामने निकल के आई। फोर्स एक ऐसा कारण है, फोर्स इज अ कॉज which changes the state of a body। वो स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो गया, आप इसको बस इतना समझ सकते हैं कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में बनी रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहेगी, अनलेस कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए एक्सटर्नल। ये है फर्स्ट लॉ, ठीक है। ठीक ठीक। अगला है सेकेंड लॉ। अब जो फर्स्ट लॉ में जो जिसने स्टेज उसकी स्टेट को चेंज किया था वो क्या था, एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसकी अवस्था उस बॉडी की चेंज हो जाएगी, ठीक है। और वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ma, ये सेकेंड लॉ है, ठीक है जी। तो इसको कैसे रीड कैसे करेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the net force acting on it। फिर से पढ़ता हूं, the acceleration of the body is directly proportional to net force acting on it and inversely proportional to its mass, ठीक है। The direction of acceleration is in direction of the applied force। मैं जल्दी से इसको बता देता हूं कि भाई फोर्स जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। फिर से सुन लो, फोर्स जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और उसके एक तरह से देखा जाए उसके नेट फोर्स जो है वो उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है और बेहतर है आप फॉर्मूला याद रख लो, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। यूनिट क्या होगी F फोर्स की, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, ठीक है। और जो मजे की बात एक और चीज है, कई बार क्वेश्चन हो सकता है कि ये पूछ सकते हैं कि किसी बॉडी में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में होगा, वो हमेशा प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है फोर्स का डायरेक्शन भी उसी के अलाउंग होगा। चलो ठीक है, बाकी तो उसमें समझ सकते हैं। कई बार एक टर्म आता है इनर्शिया। इनर्शिया हमेशा मास से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखना। और
ये सब इसका वो है। सेकेंड लॉ में जो एक्सेलरेशन वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सब चीज़ें आप रख सकते हो समझ के। जब वेट क्या होता है, वेट हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। मतलब अगर वेट किसी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितनी वैल्यू होती है, 9.8 से, ठीक है। वेट को हम न्यूटन में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक तरह से फोर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम जी की जो वैल्यू है वो कितनी यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देख सकते हो आप स्क्रीन पर, W इज इक्वल टू mg लिखा हुआ है, जहाँ पर m मास है, ग्रेविटेशनल मास है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ठीक है। बाकी तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर यूनिट के बारे में देख सकते हो, F इज इक्वल टू ml दे रखा है, और m की यूनिट है किलोग्राम, A की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कंबाइंड फॉर्म में हम न्यूटन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट्स वगैरह के लिए थोड़ा अवेयर रहना, ठीक है। और ये रहेगा यहाँ पर, आप सर से शेयर करवा सकते हो। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ। तो न्यूटन का तीसरा नियम है, उसको हम कई बार एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। इसको रीड आउट करते हैं। Whenever one object exerts a force on a second object, जब भी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, the second object exert an equal in magnitude but opposite in direction force on first object। मतलब ये है कि एक वस्तु अगर दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाती है तो उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु पहले वस्तु पर भी लगाती है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को जब पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो उस दौरान वो ऑब्जेक्ट भी हमें उतने ही फोर्स से बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का देती है। तो ये कहते हैं कि जो एक्शन रिएक्शन लॉ है वो ये बताता है कि फोर्सेस कभी भी सिंगल नहीं हो सकता, फोर्सेस हमेशा पेयर में होंगे, फोर्सेस हमेशा पेयर में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्म में होंगे, ठीक है। जब एक वस्तु एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी तो नेचुरल सी बात है कि दूसरी उतना ही फोर्स पहले वाली पर लगाने ही वाली है, ये कंफर्म सी बात है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम पैदल चल रहे होते हैं तो हम अर्थ के सरफेस को चलने के दौरान आप महसूस करोगे कि अपने टो से, पंजों से पीछे की तरफ धक्का देते हैं, और जब पीछे की तरफ हम धक्का देते हैं अर्थ के सरफेस को, तो अर्थ का सरफेस हमें आगे चल उतना ही फोर्स लगाता है, और इसी फोर्स के कारण हम चल पाते हैं। इसका एक कई बार माइंड को अच्छा नहीं लगेगा, तो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो ग्लेशियर पर चले जाए जहाँ बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ पर लोग कहते हैं चलना बहुत मुश्किल है, तो वहां पर आपका तो एक्शन रहेगा, आप बर्फ को पीछे की तरफ धक्का देना चाहते हो, बट आपको रिएक्शन नहीं मिल पा रहा है, बर्फ आपको आगे की तरफ पुश नहीं कर रही है, इसीलिए बर्फ पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन इज मस्ट, ठीक है, रिएक्शन जरूरी है अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये आप थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। और एक्शन रिएक्शन मतलब पेयर में ही होता है, और ये साइमल्टेनियस होता है। ऐसा नहीं कि पहले एक्शन हुआ फिर बाद में 2 घंटे बाद रिएक्शन हुआ, ये एक ही साथ होने वाली घटना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एक्शन रिएक्शन का, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है।
नहीं बताना? हेलो भाई, किसी को तो बोलना पड़ेगा। हेलो भाई, कनेक्टेड है सभी लोग? यस सर। ठीक है, तो अब तक कोई डाउट है? आऊंगा 11:15 बजे आ जाएगा। हाँ अच्छा, बिल्कुल। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ते हैं? बॉयंट फोर्स, एक फोर्स होता है जिसको हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जब भी किसी फ्लूइड में आपने महसूस किया होगा, लिक्विड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप डुबोते हो, डुबोने की कोशिश करते हो, तो कई बार वो डूबता नहीं है और कई बार वो ईजिली सिंक हो जाता है, ईजिली डूब जाता है। तो क्या कारण है इसका? ठीक है, तो ये होता है ड्यू टू बॉयंट फोर्स, ठीक है। बॉयंट फोर्स जितना कि उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, ये डिसाइड करेगा कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, ठीक है, किसी लिक्विड में, ठीक है। तो इससे बॉयंट फोर्स से रिलेटेड कुछ चीजें आपको फटाफट मैं रिकैप कर दूं। कंसीडर अ ब्लॉक सबमर्ज्ड इन वाटर सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग। हमने एक ब्लॉक लिया जिसको पानी के अंदर डुबोया और उसको हमने ना ऊपर से एक स्प्रिंग का मतलब धागे से बांध के रखा हुआ है। द प्रेशर ऑफ वाटर पुशेस ऑन द ब्लॉक फ्रॉम ऑल साइड। अच्छा, प्रेशर की खास बात होती है, ये फिगर में देखो, उस ब्लॉक पर प्रेशर चारों तरफ से लगना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम ऑल साइड वाटर और लिक्विड will start imparting the pressure on the object। सभी साइड से लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बात, because the pressure increases with depth। जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है, ये महसूस आपने किया भी होगा, ठीक है। the pressure at bottom of the block is greater than at the top। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पर इस ब्लॉक के दो सरफेस हैं। एक साइड पर हुक लगा हुआ है जो कि ऊपर वाला साइड है और उसके ऑपोजिट बिल्कुल नीचे वाला साइड है। तो नीचे वाला साइड ज्यादा डेप्थ में है, ऊपर वाला साइड कम डेप्थ में है, ठीक है। ऊपर वाला साइड क्या है? कम डेप्थ में है, नीचे वाला जो साइड है वो ज्यादा डेप्थ में है। तो इसमें एक बात बोलते हैं कि नीचे वाले साइड पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, ऊपर वाले साइड पर कम प्रेशर लगेगा। ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है एज पर द लॉ ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट का जो निचला सरफेस है जो कि क्या है, ज्यादा गहराई में है,
वहां पर उस सरफेस पर प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर वाला टॉप सरफेस पर प्रेशर कम होगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस बना टॉप और बॉटम में, ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस कहीं ना कहीं बॉडी को फ्लोट करने में हेल्प करता है, या ऐसे बोल दें बॉयंट फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर बिकॉज द प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ब्लॉक इज ग्रेटर देन टॉप। ये बड़ी एक जेन्युइन लाइन है, इसको आप पकड़ के रखना। हाँ, देयर इज अ लार्ज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, एक फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखना। फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर इनटू एरिया, एरिया का मतलब सरफेस एरिया। हाँ, तो देयर इज अ लार्ज फोर्स पुशिंग अप, जो कि ऊपर की तरफ पुश करता है एट द बॉटम, देन देयर इज पुशिंग डाउन एट द टॉप। मतलब ये हुआ, आप देख पा रहे हो कि इस प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है, और यही फोर्स क्या कहलाता है? बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब ये बॉयंट फोर्स बराबर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, buoyant force is always equal to weight of the liquid displaced। जब भी किसी वस्तु को अंदर डुबोगे तो वो क्या करेगा? अपने वॉल्यूम के बराबर, जितना वॉल्यूम उसका डूबेगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस का मतलब वहां से हट जाएगा। जैसे किसी ग्लास में आप बिल्कुल पानी भर दो और उसमें एक बॉल डालो, तो बॉल क्या करता है? वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। वो बॉल अंदर आप पुश करोगे तो उतना पानी स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम उस पानी को जो कि बाहर निकल गया उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा या वाटर की जगह पर कोई दूसरा फ्लूइड है, वो जितना डिस्प्लेस होगा, ठीक है, उसका वेट ही इसके बॉयंट फोर्स के बराबर होता है। ये आप याद रख लेना। ठीक है, अच्छा, पास्कल लॉ एक है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। हाइट का मतलब ये जो ब्लॉक का हाइट है, ये ऊपर से नीचे आप हाइट देख रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डूबता है उसकी एक हाइट होती है, ठीक है। तो उस हाइट को अगर जी से मल्टीप्लाई कर दें और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू साइड्स, दैट इज बॉटम और टॉप में प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या कहलाता है कि क्या स्टेटमेंट है, जरा देखें आप। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द बॉयंट फोर्स, अब तो समझ में आ गया होगा बॉयंट फोर्स क्या है। ऊपर की दिशा में लगने वाला एक फोर्स है, ऊपर नीचे मतलब बहुत प्रोमिनेंट टर्म नहीं है, बस इतना कह समझ सकते हो कि प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स लगेगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट पार्टली और कंप्लीटली किसी फ्लूइड में डुबोया जाएगा, बराबर। ठीक है, तो द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मतलब डुबोया जाना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फुल्ली और partially submerged in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced, is equal to the weight of the fluid displaced। ये बड़ी जोरदार लाइन है, इतना आप नोट डाउन कर सकते हो तो कर लेना। is equal to the weight of the fluid displaced by the object। यही प्रिंसिपल है इसका।
हमने क्या किया, प्रेशर निकाला, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, प्रेशर डिफरेंस रादर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू एच, ठीक है। बॉयंट फोर्स एक्चुअली क्या है, डिफरेंस बिटवीन फोर्स ऑन टॉप एंड बॉटम सरफेस। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया इंटू डेंसिटी इंटू हाइट, ये क्या बनाएगी, उस ऑब्जेक्ट की एरिया डेंसिटी और हाइट मिलकर क्या बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का मास। देखो एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बनेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमेशा मास बनता है। फिर से मैं बोलता हूँ, एरिया इंटू हाइट क्या बनेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बनेगी, मास। तो मास इंटू जी क्या बनेगा, mg, ठीक है। mg क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वेट, क्या हो गया, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बॉयंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज बीइंग सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड या लिक्विड। ये ध्यान रखना, आप इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये फिगर आप देख लो एक बार, ये फिगर क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट A इंटू एच, इसका टोटल वेट नीचे की तरफ, एरिया कितना है A, ठीक है। देख लो आप इसको, बस बाकी तो ठीक है। ठीक है, तो ये पोर्शन आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हो, मान लो लास्ट पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस अपीयर हुए हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, या ऐसा होगा तो शर्मा सर के साथ आप शेयर कर देना, ठीक है। तो मुझे भेज देंगे, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपको। हाँ, आई मीन आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन कुछ भी डाउट्स हों तो आप सर को शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और वो आपको फिर रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसका, ठीक है। आगे चलें। हेलो, चलिए। अगला जो टॉपिक यहाँ पर चूज किया गया है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी मटेरियल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं। कि मटेरियल जो है सॉलिड वो क्या शो करता है, विद इन अ लिमिट वो अगर हम उसको फोर्स लगाएं और बाद में फोर्स रिमूव कर लें तो वो अपना शेप और साइज क्या करता है, रीगेन कर लेता है, ठीक है। आपने चलो मैं मेटल का तो अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, कोई रबर आइटम देखा होगा आपने। रबर आइटम को अगर आप खींच के लंबा कर दें, लंबा करने के बाद अगर आप धीरे कैसे भी आप अपना फोर्स रिमूव कर दें तो बॉडी क्या करती है, वो रबर क्या करेगा, अपने फिर से ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, ठीक है। जितनी भी बॉडी आपने ऐसे सुना होगा, कोई ये इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी क्या करती है, अपना शेप और साइज रीगेन कर लेती है, पुनः प्राप्त कर लेती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। व्हेन द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स रिमूव किया जाता है, द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है। तो हमारे खासकर ऑपरेशंस में, रेलवे ऑपरेशंस में इसका बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ायदा लेते हैं मेटलर्जी के व्यू पॉइंट से। और अलग अलग मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग तरह से अलग अलग लिमिट में इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी शो करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे उन्हीं मटेरियल से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक।
तो टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। मटेरियल पर हम स्ट्रेस, जैसे मान लो क्रेन से कोई चीज लिफ्ट करते हैं तो उस पता है आपको, चेन होती है या रोप होता है, उससे हुक करके उसको हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े पार्ट को, रेल को या किसी और मशीनरी को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं यूजिंग द क्रेन। हाँ, एक जगह से इवन गर्डर्स वगैरह भी शिफ्ट किए जाते हैं। तो वो जो रोप होता है, रोप का बड़ा उसमें रोल है, ठीक है। तो किस मेटल का बना हुआ है, किस उसकी क्या इंजीनियरिंग है, किस तरह से बनाया गया है, डिजाइनिंग के व्यू पॉइंट से, सो दैट कि वो ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो बेयर कर सके, ठीक है। एनीवे वो आगे हम देखेंगे। तो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स पढ़ना है, हुक्स लॉ पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले इसमें थोड़ा सा देखेंगे, जल्दी से रिकैप करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब उनको थोड़ा सा आप हिट कर दो तो टूट जाते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है जिनके वायर्स ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे आप सब SND वाले हो तो क्या यूज़ करते हो, केबल वगैरह यूज़ करते हो। केबल में कितने फाइन कॉपर के या और दूसरे इसके केबल्स होते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के, और इसके ऊपर से आप मतलब उसके ऊपर से सीथिंग करके या आर्मर लगा के उसको आपको दिया जाता है, उसमें से करंट पास होती है, सिग्नल्स पास होते हैं, बट तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, वेरी डक्टाइल, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनके वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, उनको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ब्रिटल का मतलब उनको अगर हैमर कर दिया तो टूट जाए, ठीक है। टफनेस भी मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट है कई केसेस में। मैलिएबल का मतलब उनको आप बहुत आसानी से आप तोड़ सकते हो, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्टनेस शो करते हैं, ठीक है। फ्लैटन हो जाते हैं, 2-4 हैमर उनको हिट करो दे विल फ्लैट, उनको शीट के फॉर्म में आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिहेवियर ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स इन टेंशन एंड कंप्रेशन। जब टेंशन देते हैं, उनको खींचते हैं, जब उनको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ऐसे फेरस और नॉन फेरस मटेरियल्स का बिहेवियर, वो सारी की सारी स्टडी जो होती है वो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं, सो दैट कि आप फर्दर आपको एक गाइडलाइन मिल जाए, ठीक है। एक और चीज़ होती है, अच्छा सबसे पहले एक बात बता दूं, एक टर्म होता है जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये कहीं आप नोट कर लेना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, MODULUS, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइड एंड स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस लिख देना, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नॉर्मली स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर, इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर। तो जो प्रेशर आपका है वो स्ट्रेस के इक्विवेलेंट है। तो स्ट्रेस इज मोर जनरल टर्म देन द प्रेशर, बट प्रेशर की जो यूनिट होगी वही स्ट्रेस की होगी, ये आपको इसको माइंड में रखना पड़ेगा। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जैसे मान लो कोई वायर है, कोई रॉड है, 1 मीटर लंबा है, उसको आपने स्ट्रेन मतलब उसको आपने इस तरह से खींचा, इस तरह से उसको इलोंगेट किया कि उसकी लंबाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका मतलब उसमें कितना इलोंगेशन आया, कितना चेंज आया लेंथ में, 10 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रेन विल इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ कितना था, 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। तो
स्ट्रेन कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.1। यूनिट इसका क्या होगा, यूनिटलेस होगा, ठीक है। तो स्ट्रेन हमेशा यूनिटलेस होगा, ठीक है। तो स्ट्रेन कितना हो गया 0.1 बस, ठीक है। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होगा, उस मटेरियल की का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर आया है टर्म। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्ट्रेस, और कैपिटल ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये इस तरह का जो एप्सिलॉन टाइप का है टर्म, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो आप यहाँ से अगर जो मैंने अभी बताया आपको कि कैपिटल ई जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हो, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेन ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये कहते हैं, तो डेफिनेशन है कि अगर स्ट्रेन की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो स्ट्रेस जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हो। ये फिगर देखना, ये इमेज देखना, यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप जरा देख लो कि ये शुरू का जो लाइन है, देखो वर्टिकल लाइन का मतलब वाई एक्सिस पर कौन है, इसको प्लॉट किया गया है स्ट्रेस को, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उस पर स्ट्रेन को प्लॉट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मरून कलर या रेड कलर के, कौन सा कलर है, ये लाइन मरून टाइप का है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्टेट ऑफ मटेरियल, या ऐसे बोल सकते हैं कि इस लाइन के अलोंग अप टू द, इसकी जहाँ पर हाईएस्ट लिमिट है, यहाँ तक जो मटेरियल है वो कैसे शो कर रहा है, वो अपनी इलास्टिक लिमिट में है। कैसे है, इलास्टिक लिमिट में है। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन होती है कि यदि मटेरियल को पर मतलब स्ट्रेस हटा लिया जाए या एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाए, तो मटेरियल अपने आप को क्या कर लेता है, रिकॉइल कर लेता है, अपने आप को अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस ले आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद शुरू हो जाता है प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट एक कर्व पोर्शन के बाद ग्रीन वाला पोर्शन पूरा प्लास्टिक स्टेट है। प्लास्टिक स्टेट में एक चीज होती है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ध्यान रखना ये सबसे टॉप पर होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद आप देख पाओगे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद आप स्ट्रेस घटाते भी जाओ तो भी आगे जाके ये आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट मिलता है, यहाँ पर आके मटेरियल टूट जाता है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मेटलर्जिकली आप बस इतना समझ लो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। स्ट्रेस क्या होता है, ये एक तरह से प्रेशर है या अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है, ऐसे समझ लो। अच्छा, मटेरियल अपने आप को अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाए तो मटेरियल अपना शेप साइज क्या कर लेती है, रिकॉइल कर लेती है, रीगेन कर लेती है, लेकिन उसकी लिमिट है अप टू द इलास्टिक लिमिट, ध्यान रखना। तो उसके लिए लॉ आया है जिसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि अप टू द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अप टू द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये अच्छे न्यूमेरिकल हैं और काफ़ी एडवांस न्यूमेरिकल हैं, कोई भी यहाँ रहेगा, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें कुछ आइडिया आया आपको या हेलो, क्या बात है, बिल्कुल
सन्नाटा, सन्नाटा कोई नहीं है, सन्नाटा चल रहा है। उसके लागू पड़ रहे हैं। चलिए 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 चलिए, तो अगला टॉपिक भी ले लेते हैं, लगे हाथ। हाँ, अगला टॉपिक आपका है हीट एंड वर्क से रिलेटेड है। इसमें दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि हीट एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले जो हमारे डीजल इंजन समझ सकते हो, या उसके पहले जो कोयले से चलने वाले इंजन हुआ करते थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते थे। हम क्या करते थे वहाँ पर, हम लोग हीट एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी सिस्टम को, अच्छा पहले सिस्टम से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टम कितने तरह का होता है? सिस्टम 3 तरह का सिस्टम होता है, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो मास और एनर्जी दोनों को फ्रीली एक्सचेंज करते हैं, किसके साथ? विद देयर सराउंडिंग, ठीक है। ऐसा सिस्टम, जैसे मान लो आप चाय का कप रखते हो, ठीक है, चाय का कप, चाय बना के आपने रखा कप में, ठीक है, तो चाय का कप जो है वो आपके लिए सिस्टम बन गया। चाय के कप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो क्या हो गया? सिस्टम बन गया। और उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, सराउंडिंग है, जो भी है, रूम है, वो सब क्या बन गया? उसको हम सराउंडिंग नाम देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम, सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम 3 तरह का होगा, जिसमें ऐसा सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करे, दोनों अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करे, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम चाय का कप है, इसमें हीट भी सराउंडिंग में चली जाती है और मास, मतलब चाय के वेपर भी, वाटर के वेपर भी चले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो क्या होता है कि ना तो मास और ना ही हीट या एनर्जी अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करे। नॉर्मली जो थर्मस फ्लास्क होता है वो एक आइडियल तो नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिकल आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है उसको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो है वो एनर्जी केवल एक्सचेंज करेगा और मास को एक्सचेंज नहीं करेगा अपने सराउंडिंग के साथ, ठीक है। जैसे बहुत सारे इंजन होते हैं, इंजन क्या करता है? हीट अपने सराउंडिंग में डालेगा, लेकिन बाकी चीज़ों को सराउंडिंग में नहीं डालेगा, ठीक है। एनीवे, तो 3 तरह का सिस्टम आपने पढ़ा। अब हम बात करेंगे हीट, ठीक है। हीट क्या चीज़ होती है? एनर्जी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, हीट और एनर्जी में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। हीट क्या है पहले वो सब सीख लेते हैं अपने। हीट इज अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंटरिंग और लीविंग अ सिस्टम। किसी सिस्टम को में एक तरह से वो एनर्जी जो सिस्टम को छोड़ के चली जाती है या सिस्टम में आ जाती है, ठीक है, उसको हम हीट बोलते हैं। तो ऐसे समझ लो कि जो तीनों फिनोमिना है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या रेडिएशन है, ठीक है, इन तीनों फिनोमिना के चलते हीट किसी सिस्टम में ऐड ऑन होती है, जुड़ती है, या इन्हीं तीनों फिनोमिना के चलते हीट सिस्टम को छोड़ के बाहर जाती है। तो ऐसे समझ लो हीट एक एनर्जी है जो क्या करती है? लेन देन के लिए यूज होती है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज देयर इज इन एक्सचेंज, जो हमेशा एक्सचेंज होती रहती है। एक्सचेंज का मतलब होता है सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है या सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, हीट एनर्जी ही है लेकिन एक्सचेंज के लिए बनी हुई है ये, ठीक है। अच्छा, इस एक्सचेंज के कारण क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने या टेम्परेचर के डिक्रीज होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज नोन एज हीट, ठीक है। ओके,
तो हीट एक तरह से फ्री एनर्जी है जो सिस्टम को जरूरत पड़ने पर छोड़ के बाहर जाएगी या जरूरत पड़ने पर सिस्टम के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देख लो डेफिनेशन भी दे रखा है, हीट इज अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंटरिंग और लीविंग अ सिस्टम ऑकरिंग बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, कॉजेज अ सब्सटेंस टेम्परेचर टू चेंज, ठीक है, ओके। लेकिन ये हूबहू इंटरनल एनर्जी नहीं होती, इट इज अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंटरिंग और लीविंग। तो एंटरिंग और लीव करने के लिए जो एनर्जी है ना, वही आपकी हीट कहलाएगी, ठीक है। बाकी अब एक और बात होती है, अपनी इक्विलिब्रियम वगैरह छोड़ सकते हैं अपने थोड़ी देर के लिए। अब दूसरी चीज है, इसमें वर्क का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। वर्क हमेशा कैसे होता है, जैसे मान लो आपने डीजल इंजन में देखा था, डीजल इंजन में क्या होता है कि पिस्टन होता है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है, ठीक है। पिस्टन क्या करता है, सिलेंडर के अंदर मूव करता है। तो उस मोशन के दौरान, ठीक है, क्या होता है, जो अंदर की गैस होती है, जो कंबस्शन के लिए यूज होने वाली फ्लूइड है, फ्लूइड समझ सकते हो, एयर और वेपर जिसमें हम हमारा डीजल या पेट्रोल का मिक्सचर है, वो क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बर्न होने से बहुत सारा एक तरह से आपका प्रेशर बढ़ जाता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस का प्रेशर बढ़ जाता है और पिस्टन को मूव करा देती है। तो पिस्टन उस हिसाब से मूव करता है। तो पिस्टन एक तरह से ऐसा समझ लो कि सिलेंडर पिस्टन एक असेंबली है जो मूविंग व्हीकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली है, ओके। तो यहाँ पर उसके मोशन को उसके मोशन से हम क्या करते हैं, वर्क को हार्नेस करते हैं, वर्क हमें प्रोड्यूस होता है, मिलता है। तो ऐसे समझ लो कि किसी भी सिस्टम का जो हीट है, जब हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट सप्लाइड हीट मान लो डेल्टा क्यू है, ठीक है, वो दो काम करता है, ठीक है। एक काम तो है उसका कि उस गैसियस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करे और दूसरा वर्क परफॉर्म करे, ठीक है। तो फिर मैं कंक्लूड करता हूं इस बात, और इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम विल यूज या विल यूटिलाइज in increasing the internal energy of the gaseous system and doing work by the system on the surrounding, ठीक है। तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगी तो आप गूगल में लिख देना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको आप अच्छे से एक बार एक्सप्लोर जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसमें है भी, यहाँ पर आप देख लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी यहाँ पर रहेगा। ये इसका फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी विच इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस वर्क है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। W को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो यहाँ पर माइनस है, इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट है, एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट possess a state variable called internal energy. Between any two equilibrium states, the change in internal energy is equal to difference of the heat transfer into the system and work done by the system. ये बड़ा जोरदार डेफिनेशन है, फिर से मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। Any thermodynamic system in equilibrium state possess a state variable called internal energy. अब आगे देखो, between any two equilibrium states, the change in internal energy is equal to the difference of heat transfer into the system and work done by the system. ये ध्यान रखना, ओके।
तो ये एक डेफिनेशन है और यहाँ से रिलेट होता है क्या, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन अलॉन्ग विथ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो यही है आपका फर्स्ट। तो आई थिंक फ्रॉम माय साइड आज का टॉपिक इतना ही। क्वेश्चंस अगर आपने पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन में इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं जिसमें आपको डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर शर्मा सर हैं उनके साथ आप शेयर करें और वो मुझे फॉरवर्ड करेंगे, मैं आपको आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू, ठीक है। और कल अपने फिर मिलते हैं, कल शार्पली वी विल मीट एट 9 o'clock, ठीक है। कुछ और टॉपिक्स हैं फिजिक्स के जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट होगा, तो उसके साथ मिलेंगे। मीनवाइल आप अपना प्रिपरेशन चालू रखें, ठीक है। हेलो, ओके सर।